हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। ये मैंने वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बनाया हुआ है। इसके कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जिस पर दो विपरीत आवेश एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू उपस्थित हैं। अब इनके बीच की दूरी मैंने 2L ली है। वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है वो 2L ली जाती है। अब 2L का मतलब ये नहीं है कि 2L दूरी बहुत बड़ी है, ये छोटी सी दूरी होती है, इसे हम न्यूनतम दूरी बोलते हैं। बस हम एक द्विध्रुव लेते हैं, द्विध्रुव 2L दूरी इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन को आसान किया जा सके, ठीक है। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है हम इन दोनों आवेशों के कारण जो है इसके सेंटर में यानी लंबवत में जो है ऊर्ध्वाधर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। यानी अगर हम अक्षीय स्थिति की बात करेंगे तो हम एक सीधी रेखा में वैद्युत क्षेत्र P मानेंगे, ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। लेकिन जब हम निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे होंगे तो ऊर्ध्वाधर में एक बिंदु P मानते हैं। अक्षीय स्थिति जो है सीधी रेखा में है और निरक्षीय स्थिति जो होती है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होती है, इसीलिए हम बिंदु P ऊर्ध्वाधर दिशा में मानते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, स्मॉल r, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच में मैंने कोई बिंदु केंद्र O माना है और इन दोनों आवेशों केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इतना समझ में आया है। फिर हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करता है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर इधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। और A बिंदु माना है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E1, ठीक है। अब माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करता है, तो माइनस आवेश जो है ये अपनी ओर खींचेगा इधर के लिए, इधर बिंदु B पर हम माइनस क्यू आवेश माना है तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा E2। अब देखिए यहाँ पर बिंदु E1 और E2 ये दो विद्युत क्षेत्र हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण E1 और E2 दो विद्युत क्षेत्र हैं। अब विद्युत क्षेत्र जो होता है एक सदिश राशि होती है, ठीक है। 11th क्लास में हम पढ़ते हैं कि जब दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर उपस्थित होते हैं तो उनके बीच से उनका परिणामी निकलता है। यानी यहाँ से देखा जाए तो ये यहाँ से विद्युत क्षेत्र E1 ये हो गया, E2 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है दोनों का, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र बीच से एक इनका परिणामी निकलेगा। इनका जो परिणामी होगा वो बीचों बीच से निकलेगा, केंद्र से निकलेगा इधर के लिए ई नेट, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों जो हैं E1 और E2 ये लंबवत हैं। अब देखो लंबवत तो लग नहीं रहे हैं, तो लंबवत में तो अगर हम बात करें तो एक सीधी रेखा और बीच में एक केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों एक यानी एक सीधी रेखा हो जाएगी और एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी। दोनों की इस तरह से एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। आपको क्या ये तो 90 डिग्री है लेकिन ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, अगर आप देखो यहाँ से ध्यान से देखो ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से ये बना हुआ है। तो इसको अगर हम ऐसा कर दें तो बात तो वही है, ये पहले ऐसा था, इसको हमने ऐसा कर दिया है, 90 डिग्री तो है। तो यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E1 है, ठीक है, और यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र हमारा जो है वो E2 है। तो इनके बीच से जो है इनका परिणामी निकलेगा। तो बस वही मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1 E2 है तो इनका जो परिणामी निकलेगा, रिएक्टेंट निकलेगा, यहाँ से परिणामी वो हो जाएगा ई नेट हो जाएगा आपका E1, और इधर इन दोनों का जो परिणामी होगा वो एक ही दिशा में होगा। तो यहाँ पर ई नेट हो जाएगा E1 प्लस E2, इनका परिणामी हो जाएगा, आपस में परिणामी जुड़ जाएगा, विद्युत क्षेत्र दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें जो है
यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो दोनों जो हैं एक लंबत में हैं। अब देखो ये जो है एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये भी एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर जो है इसका एंगल जो होगा वो थीटा होगा, इसका भी एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पर हमें सदिश रूप से जो है यहाँ पर घटक निकालने पड़ेंगे। अब घटक क्या निकालना है, कैसे निकालना है, तो देखिए घटक जो होते हैं वो यहाँ से एक ऐसे और सीधी रेखा में होता है, उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। और जो ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। जो क्षैतिज दिशा में होता है उसमें हम साइन कोस थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है यानी सीधी रेखा में ऊपर की ओर जो घटक होता है उसको ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं, और उसमें हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो एक ये सीधी रेखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है इसमें हम साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसमें साइन थीटा का मल्टीप्लाई, जो क्षैतिज घटक होगा उसमें हम कोस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए दोनों घटक क्या हैं, आपके 90 डिग्री पर हैं। तो इसके कारण यहाँ पर मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र लग रहा है E1, तो E1 कोस थीटा हो गया। इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ऊर्ध्वाधर में लग रहा है E2, तो यहाँ पर हो जाएगा E2 कोस थीटा। E1 कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर में E2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बीचों बीच से कोण जो निकलेगा। तो यहाँ पर वही हमें करना है कि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ से ध्यान से इसको देखा जाए तो यहाँ पर एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर इधर के लिए आपका हो जाएगा, इसको यहाँ से देखा जाए तो एक इस की ओर लगेगा साइन थीटा, और नीचे की ओर लगेगा साइन थीटा। ठीक है, और इधर क्षैतिज दिशा में है, इसके कारण इधर के लिए लगेगा आपका कोस थीटा। ठीक है, और इधर वाले कोण के लिए भी इधर के लगेगा कोस थीटा। ठीक है, इसके कारण इधर के लिए कोस थीटा, इधर के कारण क्षैतिज दिशा में इधर कोस थीटा, तो आपके पास 2 कोस थीटा हो जाएंगे। और इधर के लगेगा आपका साइन थीटा और ऊपर की ओर एक साइन थीटा। अब देखिए इसकी दिशा ऊपर की ओर है, इधर साइन थीटा की दिशा ऊपर की ओर है, ये दोनों क्या करेंगे, इसकी दिशा ऊपर की ओर, इधर इस साइन थीटा की दिशा ऊपर की ओर, दोनों की दिशा जो है साइन थीटा में है, ऊपर की ओर लग रही है, एक नीचे की ओर लग रही है, दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो इसी कारण ये दो हैं आपस में, दोनों साइन थीटा आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो अब कोस थीटा की बात की जाए, कोस थीटा दोनों इस साइड दो, इधर भी कोस थीटा लग रहा है, E1 के कारण भी E2 के कारण भी कोस थीटा इधर की ओर घटक है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो इधर के लिए विद्युत क्षेत्र E1 और E2 लगेगा और कोस थीटा भी इधर की ओर लगेंगे, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि ई नेट क्या होगा, ई नेट क्या हो जाएगा आपका E1 कोस थीटा हो जाएगा प्लस E2 कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा हो जाएगा। फिर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लिखना चाहें तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका विद्युत क्षेत्र लग रहा था E1 और इधर के लिए लग रहा है, तो E1 अब विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। तो यहाँ से पहले तो हमें क्या करना है, ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है, और ये आपका लंब है, तो आधार मालूम है और कर्ण भी मालूम है और हमें लंब ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो हमें ये कर्ण पता चल जाएगा। और हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय
हमें लगाना है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें है, हमारा कर्ण जो है वो है AP, यानी AP का स्क्वायर बराबर लंब हमें दे रखा है R, तो R का स्क्वायर प्लस आधार हमें दे रखा है L, यानी L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब AP में जो AP का जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ आपका जो AP आ जाएगा वो आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का रूट, यानी जो स्क्वायर हटाएंगे तो आपका रूट लग जाएगा, यानी ये जो कर्ण आएगा आपका आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसके ये भी एक समकोण त्रिभुज है, जितने ये कोण होगा उतना ही कोण इसका भी होगा क्या, तो ये जितना कोण इसका है तो कोण उतना ही कोण इसका होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो ये हमें कोण पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर E1 निकालेंगे। तो आपका E1 आएगा KQ अपॉन हमारा जो R है दूरी बिंदु A के कारण बिंदु P तक की जो दूरी है वो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट है। तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर लगाएंगे और इसका आपका रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और इसका भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, E1 निकल आया। अब हम लिखें बिंदु -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। तो -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका -Q आवेश है और B बिंदु पर माना है तो E2 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे E2 बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। अब K और Q तो आवेश है और जो R होगा वो ये वाली दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की बिंदु P तक की दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और R स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हम लिखना चाहें E नेट, तो आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E नेट बराबर E1 हमें दे रखा है KQ अपॉन R रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और इसका भी स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस E2 यहाँ पर लिखेंगे ये वाला KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट का स्क्वायर और यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और इंटू cos थीटा प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और इसका का स्क्वायर का रूट और यहाँ पर cos थीटा। ठीक है, ये दोनों इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जब इन दोनों आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा। इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, E नेट आपका हो गया। अब इसका भी स्क्वायर है। अब यहाँ पर
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट का स्क्वायर लिखा हुआ है। जब भी यहाँ पर एक्स का रूट और गुणे में एक्स का रूट लिखा हो, दोनों समान संख्याओं का जब रूट में गुणा हो रही हो, तब क्या हो जाएगा, ये रूट जो होता है वो आपस में कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर एक्स बचता है। तो इसको ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट है और इसका भी स्क्वायर है, यानी इसकी 2 बार मल्टीप्लाई है। जब इसकी 2 बार मल्टीप्लाई होगी तो ये रूट जो है ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है। अब कॉस्ट, अगर हमें यहाँ पर कॉस थीटा का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस थीटा। अगर हमें यहाँ पर कॉस थीटा का मान पता चल जाए तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो, ये आपका लंब है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की जगह पर आधार बटे कर्ण, यानी यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कर्ण आपका हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर मान पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पर गुणे में 2 और यहाँ पर कॉस थीटा का मान रखेंगे वो वाला, तो ये हो जाएगा गुणे में एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। अब सुनिए, जब भी रूट में यहाँ पर कोई भी संख्या रूट में लिखी होती है तो उसको हम उस संख्या का 1/2 लिख सकते हैं। ये रूट हटाकर हम पावर में उसको लिख सकते हैं, लेकिन आधा यानी 1/2 पावर में लिखा जाता है। ठीक है। तो मैं इस रूट को हटाकर क्या 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आगे लिखना चाहूँ रूट में जो संख्या है इसको 1/2 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2l हो जाएगा, और यहाँ पर जब स्क्वायर में ये लिखाऊंगा तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दूंगा। अब कोई संख्या जो होती है उसके गुणे में 1 होता है हमेशा। तो यहाँ पर जो है ये संख्या जो लिखी हुई है इसकी संख्या 1 होगी, हमें इसके साथ इसकी पावर 1 होगी, तो इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, ये आपस में जब आप जोड़ोगे, ये पावर आपस में जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3/2। ये कैसे होगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और पावर आपस में जोड़ोगे 1/2, तो इसका जब एलसीएम करोगे तो आएगा आपका 3/2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ के क्यू और 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो P बराबर आपका होता है 2QL। तो यहाँ पर देखो, ये 2 है, ये L है, Q है, तो इसको मैं क्या 2QL लिख सकता हूँ, 2QL लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह पर बिंदु P लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर 2QL की जगह पर P लिख दूँगा। अब इसकी पावर देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये R जो है वो, ये वाला जो R है वो L की तुलना में बहुत बड़ा है। L जो है बहुत छोटा है और R जो है बहुत बड़ा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि L जो है बहुत छोटा है और R जो है बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर L जो हो जाएगा उसको मैं 0 मान लूँगा। तो यहाँ पर इसको मैं नगण्य मान लूँगा, तो R स्क्वायर और यहाँ पर इसका L जो है वो गायब हो जाएगा और इसकी पावर 3/2 हो जाएगा। अब जब भी जो पावर में लिखा होता है वो उस संख्या का मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका KP अपॉन R की पावर 3। तो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र मेरा निकल आएगा E नेट। तो यहाँ पर ये हमारा विद्युत क्षेत्र निकल आया। तो ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।